हेलो फ्रेंड, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी का आज के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम को किस तरीके से लिखा जाए। ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि एक स्टूडेंट जब यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखते हैं तो वो करते हैं और जिसकी वजह से उनकी स्कोरिंग डाउन होती है। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें अगर हम एग्जाम लिखते हुए ध्यान रखें तो हमारी स्कोरिंग इंप्रूव हो सकती है। तो इन्हीं बातों को लेकर के आज की वीडियो में हम लोग इस बात को लेकर के डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे और कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि ये जो बातें हैं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें ताकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्लाइड्स के अंदर मैंने कुछ फैक्टर यहाँ पर लिखे हैं जो कि आपकी स्कोरिंग को अफेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी स्कोरिंग अफेक्ट होती है। तो the first one is quality of content, second one is presentation of content, third one is question attempted, फोर्थ वन इज टाइम मैनेजमेंट। इसके अलावा कुछ अदर फैक्टर भी हैं जैसे लैंग्वेज क्लियरिटी, आपकी हैंडराइटिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन सेंटेंसेस, मीडियम ऑफ लैंग्वेज। क्वालिटी ऑफ कंटेंट की मैं बात करूं मीन्स हम जो कंटेंट लिख रहे हैं क्या वो क्वेश्चन के रिलेवेंट है या नहीं है। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर नहीं लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन में कुछ पूछा कुछ और गया है और हम आंसर कुछ और दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी जो है स्कोरिंग डाउन होगी क्योंकि एग्जामिनर जो है रिलेवेंट आंसर पर अपने स्कोरिंग आपको स्कोरिंग नहीं देंगे। इसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट। बात आती है कि नॉलेज सभी को होती है, हर स्टूडेंट को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होती है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट अच्छा स्कोर करते हैं बजाय कुछ स्टूडेंट के। उसका कारण क्या है कि उनका जो प्रेजेंटेशन होता है बुक के अंदर, आंसर शीट के अंदर, वो बेटर होता है। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन जो है हमारा स्कोरिंग को अफेक्ट करता है। प्रेजेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स जो है इस वीडियो के लास्ट में डाले हैं, तो वहां से आप इन चीज़ों को देखें समझें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अलावा है क्वेश्चन अटेम्प्टेड। अगर हम सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करेंगे जितने जो कि इंस्ट्रक्शन हमको दिए गए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी स्कोरिंग डाउन होगी। टाइम मैनेजमेंट, अगर हम प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो चांसेज है कि हमारे क्वेश्चन जो है वो अनअटेम्प्टेड रह जाए। होता क्या है कि हम जो फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हम अटेम्प्ट करते हैं वहां पे हम अपना फोकस दे देते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हमारा हम उसको फर्स्ट क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन के अंदर कंज्यूम कर देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि लास्ट में जो क्वेश्चंस बचते हैं हमारे लिए उनके लिए बहुत कम टाइम हमको बचता है। तो अगर टाइम कम बचेगा हमारे लिए तो हम उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे और जो मार्क्स हमको मिलने चाहिए वो मार्क्स भी हमको नहीं मिलेंगे। बात करते हैं लैंग्वेज क्लियरिटी, हैंडराइटिंग की, कि हमको किस तरीके से लिखना है। ये भी आपके प्रेजेंटेशन का एक पार्ट है कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, ऐसा हो रीडेबल होना चाहिए जो कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए। कई बार क्या होता है स्टूडेंट इस तरीके से लिखते हैं कि ना तो वो खुद पढ़ पाता है ना ही एग्जामिनर पढ़ पाता। तो अगर एग्जामिनर को कुछ भी कंटेंट समझ में नहीं आ रहा है कि आपने लिखा क्या है तो आपको 0 मार्क्स ही वो प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी हैंड राइटिंग है वो क्लियर और रीडेबल होनी चाहिए। इसके बाद है ग्रामेटिकल मिस्टेक। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि प्रोफेशनल कोर्स में जब चेंज करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स में स्टडी करते हैं तो उनका लैंग्वेज मीडियम चेंज होता है और इस लैंग्वेज मीडियम चेंज होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है कि उनके जो सेंटेंस है जो उनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती है। ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से आपकी स्कोरिंग डाउन हो सकती है, लेकिन ये कम्प्लीटली जो है एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि वो इन चीज़ों को आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक को कंसिडर करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एग्जामिनर के परसेप्शन की कि वो इस चीज़ को लेकर के आपके मार्क्स को रिड्यूस करते हैं या नहीं करते। फिर भी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल मिस्टेक जितना हो सके उतना कम हो। इसके बाद है मीडियम ऑफ लैंग्वेज। कई सब्जेक्ट्स को लेकर के स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन रहता है कि ये जो सब्जेक्ट है हमें हिंदी में अटेम्प्ट करना चाहिए या इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहिए। तो लैंग्वेज को लेकर के ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो मीडियम है, आपका जो प्रोफेशनल कोर्स का मीडियम है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, तो आपको जो पेपर अटेम्प्ट करने हैं वो भी उनका मीडियम भी इंग्लिश रहेगा। हिंदी का पेपर जो है वो आप जो भी लैंग्वेज के जो पेपर है वो आप लैंग्वेज में अटेम्प्ट करेंगे, जैसे हिंदी का पेपर आप हिंदी में अटेम्प्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई अदर सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेज के अलावा कोई भी सब्जेक्ट्स है, उसको आप इंग्लिश मीडियम में भी, जो भी आपका कोर्स का मीडियम है उस मीडियम में आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आप मीडियम चेंज करते हो तो यहाँ पे
भी वही सेम कंसेप्ट आता है कि वो कंप्लीटली एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो आपकी आंसर शीट को चेक करे या नहीं। अब बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स है जो कि एक स्टूडेंट करते हैं, तो चलिए रिव्यू करते हैं। पुअर टाइम मैनेजमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ कंटेंट, duplicacy of answer, improper marking of answer number, focus more on easy question, leaving the question unattempted, mixing of two answers difficult to differentiate by the examiner। अब ये प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली और इनको किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं, इसके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारे पास कि इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्या क्या मिस्टेक्स एक स्टूडेंट करते हैं। जैसे सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंफ्यूजन, मतलब अगर किसी भी पेपर में दो सेक्शन है तो जो सेक्शन ए का पेपर हम सेक्शन बी में अटेम्प्ट कर लेते हैं और सेक्शन बी का पेपर हम सेक्शन ए में अटेम्प्ट कर लेते हैं। पेन को लेकर के कंफ्यूजन रहता है कि कौन से कलर का पेन यूज करना चाहिए, तो इस बारे में कोई क्लियर गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार की स्पेशल इंस्ट्रक्शन के लिए आपको अपने इन्विजिलेटर से, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने इन्विजिलेटर से पूछना चाहिए। फिर भी कॉमन इंस्ट्रक्शन है कि आपको रेड एंड ग्रीन पेन को अवॉइड करना है। इसके अलावा इग्नोरिंग द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वेश्चन, जो हमारे क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, जैसे अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन या क्वेश्चन दिस इज कंपलसरी लाइक दैट इंस्ट्रक्शन, तो इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को हमको अवॉइड नहीं करना है। अब हम बात करेंगे व्हाट टू डू। जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने मिस्टेक्स पढ़ी थी उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे और साथ के साथ ये भी देखेंगे कि इन मिस्टेक्स को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि हमारे स्कोरिंग अच्छी होने के चांसेस हायर हो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। तो आपका जो सेंटेंस है, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो हैंडराइटिंग है, दैट शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। क्लियर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि एग्जामिनर अगर उसको पढ़े तो उसको समझ में आए कि आप क्या लिखना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो। इसके अलावा आपको स्पीड मेंटेन करनी है, वो चीज़ मैंने यहाँ पे साथ में इसलिए लिखी है ताकि अगर आप हैंडराइटिंग के चक्कर में रहोगे तो हो सकता है आपकी स्पीड स्लो हो जाए, और अगर आपकी स्पीड स्लो होगी तो आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रह जाएंगे, छूट जाएंगे। तो दोनों चीज़ों को हमको साथ में लेके चलना है कि आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो प्लस स्पीड भी मेंटेन रहे, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। हेडिंग एंड सब हेडिंग मस्ट बी क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन में अगर आप हेडिंग और सब हेडिंग इस तरीके से आप लिख रहे हैं तो वो क्लियरली विजिबल होनी चाहिए, इजिली आइडेंटिफाई होनी चाहिए। फोकस मोर ऑन डायग्राम और फ्लो चार्ट। अगर किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से आपको लगता है कि इसमें हम डायग्राम बना सकते हैं या फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, तो वहां पे उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए बजाय थ्योरी के, क्योंकि थ्योरी में जो स्कोरिंग होती है वो कम होती है, लेकिन अगर आप डायग्राम बनाते हैं या फ्लो चार्ट बनाते हैं तो वहां पे स्कोरिंग होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे कि इस सेंटेंस का मतलब क्या है। किन सब्जेक्ट्स में हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे पैथोफिजियोलॉजी, एनाटॉमी है। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट जहाँ पे आपको लगता है कि हम फ्लो चार्ट्स यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं। कंटेंट शुड बी स्पेसिफिक एंड रिलीवेंट, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उससे रिलेटेड होना चाहिए। अननेसेसरी पेज भरने को लेकर के अगर हम कोई भी कंटेंट लिखते हैं और ऐसे कंटेंट जो कि उस क्वेश्चन से रिलीवेंट नहीं है, तो वहां पे हमको स्कोरिंग नहीं होगी। अवॉइड एक्सेसिव एंड इरेलीवेंट कंटेंट। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शुड बी क्लियरली नोटेबल, कोई भी इंपॉर्टेंट सेंटेंस या कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आप उस क्वेश्चन के अंदर चाहते हैं कि ये एग्जामिनर की नजरों में है, तो आप उस इंफॉर्मेशन को अंडरलाइन कर सकते हैं। गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू ईच क्वेश्चन हेल्प्स यू इन स्कोरिंग। होता क्या है कि हम जो इजी क्वेश्चन होते हैं उनको तो अच्छा टाइम देते हैं, उनको अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि हम हमारे जो लास्ट में जो क्वेश्चन बचते हैं लास्ट में, वो हमसे छूट जाते हैं। तो अगर आप ये मिस्टेक करोगे कि आप क्वेश्चन छोड़ करके आओगे, तो आपकी जो ओवरऑल स्कोरिंग है उस पर इफेक्ट आएगा। तो जितने भी क्वेश्चन है उनको आपको इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि आप कितना भी लिख दो, आप जो मैक्सिमम मार्क्स है उससे ज्यादा आपको मार्क्स मिलने नहीं वाले। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपसे छूट गया, अगर आप उसको छोड़ के नहीं आओगे तो उसमें आपको ऑब्वियसली अच्छी स्कोरिंग मिलेगी। इसलिए हर क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। आपको किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्सेसिव टाइम देने की गलती नहीं करें। अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ, राइट पॉइंट टू पॉइंट मैनर। जितना हो सके पैराग्राफ राइटिंग से बचे, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखने की कोशिश करें, पॉइंट बाय पॉइंट जो है इस पैटर्न को फॉलो करें। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है कि किस तरीके से हम हेडिंग सब हेडिंग का
कंसेप्ट जो है यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मार्किंग है ये मैंने यहाँ पर प्रॉपरली है और क्लियरली विजिबल है। अगर आप बीच में इधर भी कोई कंटेंट लिखते हैं, इन लाइंस में कोई कंटेंट लिखते हैं, तो भी आपको क्लियरली विजिबल है कि ये आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए का आंसर लिखने जा रहे हैं। और यहाँ पर आप कैपिटल लेटर्स में जो है आप हेडिंग लिखोगे ताकि वो एग्जामिनर को क्लियर विजिबल हो। उसके बाद बात करते हैं पुअर टाइम मैनेजमेंट की। तो ऑलरेडी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है। स्टूडेंट स्पेंड मोर टाइम ऑन इजी क्वेश्चन and that's why less time is left for another question. To avoid this, divide equal time for each question and follow this time management strictly. जो क्वेश्चन हमको इजी लगता है हम उसको ज्यादा टाइम देते हैं, और जो क्वेश्चन लास्ट में बच जाते हैं तो उनके लिए टाइम भी कम बचता है। तो अगर टाइम कम बचेगा तो हम उस क्वेश्चन को प्रॉपरली अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर टाइम को मैनेज करना। तो टाइम को क्या किस तरीके से हम मैनेज करेंगे, तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, इफ यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन स्पेंड 35 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन, लाइक दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन विद इन प्रिस्क्राइब टाइम। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है। आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं या फिर अपनी कोई पर्सनल टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो इस एग्जांपल को देखें तो 5 क्वेश्चन अगर आपको 35 मिनट में अटेम्प्ट करते हैं, अगर यहाँ पे 6 क्वेश्चन होते तो ये टाइम आप रिड्यूस कर देते। मतलब आपको टाइम को इक्वली डिवाइड करना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस इक्वल है आपकी स्कोरिंग में। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो 5 क्वेश्चन 35 मिनट्स टोटल आपके होते हैं 175 मिनट। मतलब आप 175 मिनट में आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। टोटल टाइम जो आपको मिलता है वो मिलता है 180 मिनट का, मतलब 3 घंटे का। तो इसका मतलब यह है कि आपके पास लास्ट में 5 मिनट फिर भी बचते हैं। तो उन 5 मिनट में हम क्या करेंगे, उस आंसर शीट को दोबारा से रिव्यू करेंगे कि हमसे कोई मार्किंग छूट तो नहीं गई है, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हम और कोई कंटेंट बढ़ा सकते हैं, या किसी क्वेश्चन को हमने गलत मार्किंग तो नहीं दे दी है। तो ये सारी चीजें जो भी आप चेक करना चाहो। इसके अलावा जो फर्स्ट पेज की एंट्री है कि हमने अपना नाम रोल नंबर सही तरीके से लिखा है अथवा नहीं, ये सारी चीजें आप रिव्यू कर सकते हैं। पुअर कंटेंट आपको समझ में आ ही रहा होगा कि पुअर कंटेंट का मतलब क्या है, कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अलावा हम कुछ भी लिख करके आ रहे हैं उसमें जो कि क्वेश्चन से रिलेवेंट नहीं है। स्टूडेंट राइट द रेलिवेंट कंटेंट इंस्टेड ऑफ अप्रोप्रिएट एंड स्पेसिफिक कंटेंट। तो क्या करना है हमको, फोकस ऑन राइटिंग द स्पेसिफिक एंड रिलेटेड टू द क्वेश्चन आस्क्ड। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट इस तरह की गलती करते हैं कि वो किसी एक क्वेश्चन को 2 बार अटेम्प्ट करके आते हैं। ऐसा करने से उनको लगता है कि उनके जो स्कोरिंग है वो अच्छी होगी, डबल होगी, कि एक ही क्वेश्चन में उनको 2 बार मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आज के टाइम पे डबल स्कोरिंग होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसका कारण क्या है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो some student attempts question repeatedly. Remember that attempting a question 2 times will not increase your marks, because the scoring by the examiner is done directly on the OMR sheet attached with your answer sheet. The examiner check the answer and then turn to the OMR sheet and write marks in the prescribed column. And if the examiner has already given marks in the prescribed column, the next time when he turns to OMR sheet to write marks, he finds that the prescribed column is already filled. So he will not give marks to that repeat answer. तो इस चीज का ध्यान रखें, इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके बजाय आपने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, या जो क्वेश्चन आपको लगता है कि ये मेरे को नहीं आता है, उसमें आप अपना टाइम दीजिए ताकि आप उसमें अपना बेस्ट दे सकें। तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन डुप्लीकेटिंग द आंसर फॉर द सेम क्वेश्चन। इम्प्रॉपर मार्किंग ऑफ आंसर नंबर। कई बार जो है स्टूडेंट गलत मार्किंग कराते हैं। आंसर किसी और क्वेश्चन का होता है और मार्किंग किसी और क्वेश्चन की हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि मार्किंग करके ही नहीं आते। तो अगर मार्किंग करके नहीं आओगे तो एग्जामिनर को पता नहीं लगेगा कि ये कौन सा क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, तो वो आपको मार्क्स मिलेंगे नहीं। क्योंकि उनको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन की कंटिन्यूटी में है, जो पहले आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उसकी कंटिन्यूटी में, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। या फिर आप इम्प्रॉपर मार्किंग करते हो। तो sometime the student do not write the question number properly while writing the answer. This indicate to the examiner that you have given the wrong answer, or either you have not attempted the question. Example: you write the question number but write answer for another question. The examiner may not provide marks. If you write 1.c as question number but gives answer for 1.d, the examiner will interpret that the answer is given for 1.c and it is wrong. अगर आप पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स सी पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आप उसको मार्किंग देते हैं
1 पॉइंट डी, इसका मतलब पहले क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। एग्जामिनर को क्या लगेगा कि आपने फोर्थ पार्ट अटेम्प्ट किया है, लेकिन उसमें जो कंटेंट होगा वो किस चीज का, किनका होगा, थर्ड पार्ट का। तो एग्जामिनर उसको रॉन्ग इंटरप्रेट करेंगे और आपको स्कोरिंग 0 मिलेगी। तो इन चीजों का ध्यान रखें, प्रॉपर मार्किंग करें, किसी भी क्वेश्चन को अनमार्क्ड नहीं छोड़ करके आए, किस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हैं वो आप मेंशन करें। इसके अलावा गलत मार्किंग नहीं करें। तो ये दोनों ही चीजें आपकी स्कोरिंग को अफेक्ट करती हैं। फोकस मोर ऑन इजी क्वेश्चन, ये आप समझ ही चुके हैं कि इजी क्वेश्चन को हमको फोकस नहीं करना है, हमको हर क्वेश्चन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। टाइम के साथ भी, टाइम के लिए तो इंपॉर्टेंस देना ही है, इसके अलावा पेजेस के लिए भी। अगर हम किसी एक क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वो हमारे पेजेस को ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कॉपी जो होती है वो आपको सिंगल मिलती है। सप्लीमेंट्री कॉपी का जो रूल है वो हट चुका है, सप्लीमेंट्री कॉपी आपको नहीं मिलेगी। तो एक ही कॉपी के अंदर आपको, एक ही आंसर शीट के अंदर आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि लास्ट के क्वेश्चन के लिए आपके पास पेजेस बचे ही ना। तो इन चीजों का ध्यान रखें। Remember that each question is important for scoring and to pass the exam, so give equal importance to all question. Leaving the question unattempted, ऐसा क्यों होता है? उसी वजह से कि अगर हम किसी इजी क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और पूरा टाइम हम उसी पर स्पेंड कर रहे हैं, तो इस हैबिट को चेंज करना है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना है और इक्वल इंपॉर्टेंस देना है। ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, अवॉइड लीविंग द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड, दिस विल improve your overall scoring. मिक्सिंग ऑफ टू आंसर्स डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बाय द एग्जामिनर, ये मैं पॉइंट आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम प्रॉपर मार्किंग नहीं करके आएंगे, या मार्किंग हमने इस तरीके से किया है कि वो क्लियरली विजिबल नहीं है, मतलब दो क्वेश्चन, दो आंसर्स के बीच में वो हमने मार्किंग की है और वो मार्किंग क्लियरली विजिबल नहीं है, तो एग्जामिनर को क्या होता है कि वो ऐसा लगता है कि वो प्रीवियस वाले आंसर का कंटिन्यूटी पार्ट है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है, अगर उनको ऐसा लगेगा तो वो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया वो अनचेक्ड रह जाएगा, जिसका जिसका जो है नुकसान किसको होगा, स्टूडेंट्स को होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना है, टू अवॉइड दिस मार्क योर क्वेश्चन नंबर इन द मिडिल ऑफ द लाइन इन ए क्लियरली विजिबल मैनर। किस तरीके से करना है ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। या फिर हम दूसरा तरीका क्या है, स्टार्ट्स एवरी क्वेश्चन आफ्टर 3 to 4 ब्लैंक लाइन, सो इट क्रिएट सेपरेशन बिटवीन टू आंसर। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है, आप क्वेश्चन नंबर को लाइन के मिड में लिखें और उसको आप स्क्वायर बॉक्स के अंदर बंद कर सकते हैं, जिससे कि वो क्लियरली विजिबल होगा। अब इस क्वेश्चन में ये जो भी हम आंसर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, तो वो क्लियरली विजिबल है कि अब यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट स्टार्ट हो गया। तो एग्जामिनर को भी यहाँ पे आइडिया लगेगा। हेडिंग को आपको बड़े बड़े अक्षरों में कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो ये तो रहा इस पेज के स्टार्टिंग में, अगर आपको मेंशन करना है तो हम इस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका इस लाइन पर खत्म होता है और दूसरा क्वेश्चन आपका यहां से स्टार्ट होता है, तो यहां खत्म होने के कम से कम 3 लाइन आपको छोड़ देनी है। ये 3 लाइन आपको छोड़नी है, इसी तरीके से आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है और उसके बाद आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, आपको आंसर स्टार्ट करना है। तो होगा क्या, पहला क्वेश्चन का जो आंसर आपका यहाँ खत्म होगा और दूसरा क्वेश्चन आप यहाँ स्टार्ट करोगे, मतलब 3 लाइन के गैप के बाद या 4 लाइन के गैप के बाद, तो वो भी क्लियरली विजिबल होगा, एग्जामिनर को एक क्लियर आइडिया प्रोवाइड करेगा। तो जो हमारी प्रॉब्लम थी प्रॉपर मार्किंग की, या जो क्लियरली विजिबल नहीं है, एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा कि पहला क्वेश्चन कहाँ खत्म हो रहा है और दूसरा क्वेश्चन कहाँ स्टार्ट हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे आपका पहला वाला जो पार्ट है, क्वेश्चन आंसर है, वो कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड वाला आप यहाँ स्टार्ट करोगे, तो बीच में अगर आप इस तरीके से लिखते हो आंसर 4.B, तो ये भी एग्जामिनर को क्लियर आइडिया प्रोवाइड करेगा। सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंफ्यूजन। तो सेक्शन ए में क्या होता है कि पेपर हम सेक्शन ए का अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन सेक्शन बी की कॉपी में लिखते हैं। जब इस तरह के सेक्शन होते हैं तो वहां पे हमको 2 कॉपियां मिलती हैं, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो सेक्शन ए की कॉपी पर क्लियरली लिखा होता है सेक्शन ए, इसके अलावा सेक्शन बी की कॉपी पर क्लियरली लिखा होता है सेक्शन बी। तो ध्यान रखें, जो बी वाला पार्ट है वो आपको बी सेक्शन में अटेम्प्ट करना है और ए वाला पार्ट जो है वो आपको ए सेक्शन में अटेम्प्ट करना है। तो इस चीज का ध्यान रखें। इग्नोरिंग द इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए पेपर पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को हमको क्लियरली रीड आउट करना है। नहीं तो होगा क्या,
जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन और एनी 5 क्वेश्चन। अब किसी भी पेपर में 7 क्वेश्चन आपसे पूछे गए और उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा है कि अटेम्प्ट एनी 5। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम सातों की सातों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। तो जो 2 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए उनमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे कि इंस्ट्रक्शन 5 क्वेश्चंस के हैं, तो एग्जामिनर आपको केवल और केवल 5 क्वेश्चन में आपको मार्क्स देंगे। तो जो 2 क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा अटेम्प्ट किए उसमें मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। तो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपने जो टाइम वेस्ट किया था, टाइम में आप कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, तो वो क्वेश्चन आपके किसी काम के नहीं रहे। इसके अलावा कुछ पेपर्स में इस तरह के आता है कि क्वेश्चन 4 या क्वेश्चन 6 इज कंपलसरी। इसके अलावा बचे हुए में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 3 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कीजिए। तो इन चीजों का ध्यान रखें। अगर लिखा है कि क्वेश्चन 4 इज कंपलसरी, दैट मीन्स आप अटेम्प्ट एनी 3 में से आपको क्वेश्चन नंबर 4 तो अटेम्प्ट करना ही है। इसके अलावा रिमेनिंग क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। अगर एनी 5 लिखा है और साथ में ये इंस्ट्रक्शन भी दिया है, इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी है। इसके अलावा अदर रिमेनिंग में से आपको कोई भी 4 करने, क्योंकि टोटल 5 करने, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसके अलावा बचे हुए 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो अगर आप ये इंस्ट्रक्शन ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो लास्ट में क्या होगा कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाएंगे जो कि हमारे किसी काम के नहीं रहेंगे। तो ये एग्जांपल इस तरह से दिया है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा है, एक पेपर है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री का जिसमें 2 सेक्शन है, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेक्शन ए एंड बी बोथ आर कंपलसरी। इसका मतलब क्या है कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो तो आपको अटेम्प्ट करना है। अब टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको 3। तो एक क्वेश्चन तो हो गया ये, दूसरा हो गया अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। मतलब टोटल क्वेश्चन आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 अटेम्प्ट करने हैं। जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से आपको टोटल 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिनमें से 4th नंबर का तो कंपलसरी है। इसके अलावा बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन भी लिखा है, यूज सेपरेट आंसर बुक फॉर ईच सेक्शन। ये भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हर सेक्शन के लिए आपको अलग अलग आंसर शीट दी जाएगी और उन्हीं में आपको अटेम्प्ट करना है। तो इन इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखें। ये मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है। एक स्टूडेंट है जो कि आंसर लिख रहे हैं वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स क्या होते हैं और उसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है। तो एक स्टूडेंट है जिसने तो इस तरीके से लिखा है, नॉलेज इसको भी वही है जो कि सेकंड स्टूडेंट को है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन ये है। और सेकंड स्टूडेंट का प्रेजेंटेशन मैं आपको बताता हूँ, वो इस तरीके से लिखा है। सारी हेडिंग्स को इसने इस तरीके से लिखा है ताकि वो एग्जामिनर को क्लियरली नजर में आए। सब हेडिंग्स को भी इसी तरीके से लिखा है। इसके अलावा कंटेंट को इस तरीके से लिखा है, तो एग्जामिनर को हेडिंग सब हेडिंग के बीच का जो डिफरेंस है वो क्लियरली विजिबल है। तो ऑब्वियसली जो प्रेजेंटेशन है वो स्टूडेंट बी का बेटर है। इसी तरह से नेक्स्ट जो है एग्जांपल है सेम। यहाँ पे होम्योस्टेसिस के बारे में एक स्टूडेंट ने इस तरीके से लिखा है, केवल कंटेंट लिखा है, थ्योरेटिकल कंटेंट लिखा है। जबकि सेकंड स्टूडेंट ने इसी कंटेंट को थोड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया है, मैकेनिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसके अलावा फ्लो चार्ट बताया है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका कि इस तरह के जब हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं या कोई भी इस तरह का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वहां हमारी स्कोरिंग अच्छी होती है। तो प्रेजेंटेशन का भी अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है और इस चीज का ध्यान रखें कि हम कंटेंट लिखने का तरीका हमारा कैसा है, क्योंकि कंटेंट ऑलमोस्ट सेम होता है, नॉलेज सभी स्टूडेंट की सेम होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके आते हैं और जिसकी वजह से इनको स्कोरिंग अच्छी मिलती है। तो इन चीजों का ध्यान रखें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना बेनिफिट मिला आपके एग्जाम में, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।